स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बिमल जी ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का पुनः एक बार और स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10 राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 दबाव समूह और आंदोलन के अंतर्गत जन संघर्ष और आंदोलन के पार्ट 2 को हम लेके आपके ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्यारे छात्र छात्राओं, इसके पहले टॉपिक में हम लोगों ने लोकतंत्र यानी कि नेपाल में लोकतंत्र को लेके जो आंदोलन हुआ था, लोकतंत्र बहाली के लिए, उसका हम लोगों ने बड़े ही बारीकी से अध्ययन किया था। हमें उम्मीद है कि वह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और आज दूसरा टॉपिक है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पार्ट 2 को लेके हम फिर उपस्थित हुए हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, पार्ट 2 जो है उसमें भी एक देश बोलीविया के जल युद्ध की एक कहानी है, जिसका जिक्र हम आपके सम्मुख अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा करेंगे। बोलीविया हमारे पूर्वी दुनिया को दो भाग, यानी कि पूरी दुनिया को हम यदि पूरी दुनिया का अध्ययन करते हैं तो पूरी दुनिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला महाद्वीप, यानी कि हम कह सकते हैं कि जमीन वाला हिस्सा अर्थात महाद्वीप, और ये कितने प्रकार के हैं? ये 7 प्रकार के हैं। और स्थल का जो भूभाग है, ये तो रहा हमारा स्थल वाला भाग, 7 महाद्वीप जो है। इसके अलावा 5 प्रकार के महासागर है जो जल वाला हिस्सा है। तो जो 7 महाद्वीप है अर्थात जो स्थल वाला जो हिस्सा है, उनमें से एक है दक्षिण अमेरिका, यानी कि ना उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में जो बोलीविया है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो एक महाद्वीप है। यानी कौन? दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है। इसमें एक स्थान है बोलीविया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जबकि जो बोलीविया है यह आपकी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और यह जो बोलीविया है ब्राज़ील और पेरू देशों के बीच में स्थित है। आगे हम आपको मैप के माध्यम से भी इसको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो यानी कि बोलीविया है, यह यहाँ क्या हो रहा है और युद्ध किसके लिए, यानी कि जल के लिए युद्ध है। प्यारे छात्र छात्राओं, आपने गृह युद्ध का नाम सुना होगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध सुना होगा, लेकिन जल का युद्ध हो सकता है कि आपके लिए एक विचित्र लगे, लेकिन इसमें विचित्रता नहीं है, एक वास्तविकता है। बोलीविया के जल के लिए युद्ध हो रहा है। जल का युद्ध मतलब जल के लिए संग्राम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्यारे छात्र छात्राओं, बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया दक्षिण अमेरिका अर्थात लैटिन अमेरिका का एक देश है जो अत्यंत गरीब है। गौर कीजिएगा, यानी कि उस देश की जो आर्थिक रूप से वह देश सशक्त नहीं, यानी कि वह गरीब है। और विश्व बैंक का नाम आपने सुना होगा। विश्व बैंक विश्व की एक ऐसी संस्था है जो लगभग प्रत्येक देश को आर्थिक मदद करती है। तो विश्व बैंक बोलीविया को कर्ज देता रहता है, इसलिए विश्व बैंक ने बोलीविया की सरकार पर दबाव बनाया कि वह नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति पर से अपना नियंत्रण हटा ले। किसने कहा? विश्व बैंक ने कहा। किसको कहा? कि वहाँ की जो तत्कालीन सरकार है उस पर दबाव बनाना प्रारंभ किया कि वह नगरपालिका द्वारा दी जा रही जलापूर्ति, यानी कि लोगों को पीने के लिए
जो जल की आपूर्ति कर रहा है उससे अपना नियंत्रण हटा ले। लेकिन सरकार ने जल आपूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। और ऐसे कंडीशन में सरकार क्या करती है कि जल आपूर्ति का जो अधिकार होता है वह किसको देती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों बेच दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पानी की कीमतों में 4 गुना बढ़ोतरी कर दी। निश्चित रूप से प्यारे छात्र छात्राओं, जब निजीकरण होगा तो यही हश्र होगा। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों में पानी का नियंत्रण दे दिया जाता है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने अधिकार यानी कि अपने अनुसार कार्य को करना प्रारंभ करती है और बेतहा यानी कि अप्रत्याशित वृद्धि, यानी कि जो पानी की कीमतें थी, जिस रेट से जिस कीमत से वहाँ की आम जनमानस पानी को खरीदती थी उसके मूल्य में 4 गुना बढ़ोतरी करती है। और शुरू में मैं आपको बताया कि ये जो आपका लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका है, यह एक क्या है, यह एक गरीब देश है। इस आधार पे लोगों का जो मासिक बिल है उनकी आमदनी से बहुत अधिक आने लगा। यानी कि जो औसत लोग हैं उनकी जो औसत आमदनी है उससे ज़्यादा केवल पानी की कीमतों, पानी पर वे लोग टैक्स देने लगे। और इतना ही नहीं, यहाँ आप देख रहे होंगे कि कई लोगों का मासिक बिल रुपया 1000 तक आने लगा, जबकि बोलिविया में प्रति व्यक्ति आय औसत आय 5000 रुपया महीना ही है। पानी की कीमतों में अप्रत्याशित और अभूतपूर्व की गई इस वृद्धि के विरोध में बोलिविया में जन आंदोलन छिड़ गया। यानी किसके लिए आंदोलन हो रहा है? जल के लिए जन आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद क्या होता है, आपके बोलिविया की भौगोलिक क्षेत्र है जिसका जिक्र अपने इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ये रहा बोलिविया का मैप। बोलिविया कहाँ स्थित है इसमें आप इसको देखिए। इसके बाद प्रिय छात्र छात्राओं, बोलिविया का प्रमुख है, यहाँ देखेंगे लोगों का बहुत ही बांसुरी बजाने की बहुत शौकीन है लोग, जिसके माध्यम से स्क्रीन पे आप दिखाया जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है, जब वहाँ का जन आंदोलन बोलिविया में छिड़ता है तो जनवरी 2000 ईस्वी में इसके विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? बेतहाशा जल वृद्धि यानी कि जल पे टैक्स के विरुद्ध में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं ने गठबंधन बनाकर 4 दिन की हड़ताल की घोषणा की। और वह जो हड़ताल की घोषणा होती है वो क्या होती है, वह सफल भी होती है। सरकार का सकारात्मक रवैया देखते हुए हड़ताल वापस ले ली गई। और जब आंदोलनकारी जब हड़ताल कर रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि सरकार की जो रवैया है वह हमारे पक्ष में सकारात्मक है, तो इस आधार पे पुनः क्या किया जाता है कि हड़ताल को वापस ले लिया जाता है, किंतु उसके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। और इस आधार पे कोई सार्थक परिणाम न निकलते देख फरवरी में फिर से आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी कि लोगों को लगा कि नहीं, सरकार जो है कि उसका रवैया सकारात्मक है, हमारी जो मांगे वो सरकार बहुत आसानी से मांग जाएंगी। इस आधार पे वहाँ के जो आम जनमानस होता है, जो आंदोलनकारी लोग होते हैं, वे हड़ताल को वापस लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कोई सरकार द्वारा कोई परिणाम न निकलते देख फिर क्या होता है, फरवरी में फिर से आंदोलन हुआ जिसे पुलिस ने निर्ममतापूर्वक दबा दिया। अप्रैल, और इतना ही नहीं, अप्रैल में तीसरी हड़ताल होते देख सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। प्रिय छात्र छात्राओं, एक शब्द आया मार्शल लॉ। हमें उम्मीद है कि हम लोगों ने जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे तो मैंने बहुत ही डिटेल में इसको आपको बताया था। और मार्शल लॉ को आपको याद होगा कि 13 अप्रैल सन 1919 के दिन जलियांवाला बाग की जो नरसंहार की घटना जो घटित हुई थी, उस समय जनरल डायर द्वारा मार्शल लॉ ही लगाया गया था, जिसके आधार पे जलियांवाला कांड हुआ। और इस आधार पे हमें उम्मीद है कि इस चीज़ को आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो इस आधार पे सरकार क्या करती है, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा देती है, किंतु जनता के तेवर देख
बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी शहर छोड़कर भाग गए। लेकिन मार्शल लॉ लगाने के बाद वहाँ की जनता इतनी उग्र हो जाती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वे लोग क्या करते हैं, जनता की इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए वे धीरे धीरे करके शहर को छोड़कर भाग जाते हैं। इस आधार पे परिणाम स्वरूप सरकार को जनता की सारी मांगें माननी पड़ी। जलापूर्ति का अधिकारी पुरानी दरों पर पुनः नगर पालिका को सौंप दिया गया। तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, हमको अपने अधिकार को छीनना होगा। बिना मांगे किसी का अधिकार को दिया नहीं गया। इसलिए निश्चित रूप से यदि मेरा अधिकार है तो हम अपने अधिकार के लिए युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, विवाद और जन आंदोलन करेंगे कि जैसा आपने इस अध्याय में देखा। इस अध्याय में दो उदाहरण आपने अध्ययन किया। पहला, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन, और दूसरा बोलीविया में जल विवाद के लिए जन आंदोलन। इसके बाद लोकतंत्र और जन संघर्ष के विषय में हम आपसे कुछ और जानकारी शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल और बोलीविया दोनों ही घटनाओं में अंतर है। दोनों घटनाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया, लेकिन दोनों घटनाओं में अंतर क्या है। एक आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया। नेपाल में हम लोगों ने अध्ययन किया, वहाँ पे क्या था, जो राजतंत्र था, राजा क्या चाहता था कि वहाँ पे राजतंत्र हावी हो, लेकिन जनता क्या चाहती है कि वहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया, यानी कि लोकतंत्र को हावी, लोकतंत्र बहाल हो, इसके लिए वहाँ आंदोलन किया गया। जबकि दूसरा जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध था। बोलिनिया में क्या होता है, सरकार क्या करती है कि एक विशेष नीति चलाती है, और उसका परिणाम में होता है कि वहाँ जन संघर्ष किसके विरुद्ध होता है, सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध था। इस अंतर के बावजूद दोनों ही घटनाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र, इतिहास और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। और ये जो बातें हैं ये निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पे, तथ्यों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला पॉइंट, ये दोनों ही घटनाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं आपने देखा कि संघर्ष होता है, और संघर्ष कैसा होता है, राजनीतिक होता है। और इसके इतना ही नहीं, दोनों ही घटनाओं में बड़ी संख्या में जनता ने भागीदारी की। जो दोनों ही घटनाओं, चाहे नेपाल का आप उदाहरण लें या बोलीविया का उदाहरण लें, आप देखेंगे कि दोनों ही घटनाओं में वहाँ का जो आम जनमानस होता है, वहाँ की जो जनता होती है, वह बड़ी संख्या में भागीदार होती है। और इतना ही नहीं, जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने उसके परिणाम तक पहुँचाया। और इतना ही नहीं, वह सभी लोग मिलके उसको अंतिम पड़ाव तक, परिणाम तक पहुंचाने का श्रेय वहाँ की आम जनमानस और वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को होता है। इसके अलावा दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठन की भूमिका निर्णायक रहे। आपने देखा नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन बनाया गया, और यहाँ भी क्या हुई, राजनीतिक संगठन की भूमिका बोलिविया में भी रहा। इस आधार पे कहा जा सकता है कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठन की भूमिका निर्णायक रही। लोकतांत्रिक संघर्ष का हल जनता की व्यापक भागीदारी से ही होता है। ऐसे संघर्ष और भागीदारियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। वैसे इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्ति होने का भाव जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः सार्वजनिक सामूहिक कोशिश संगठित राजनीतिकों के द्वारा ही सफल हो पाती है। प्यारे छात्र छात्राओं, में उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।